गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हम लोग सिंगल एंट्री का फाइनल अकाउंट मेथड डिस्कस कर चुके थे और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। मैंने आपको बोला था कि सिंगल अकाउंट में, सिंगल एंट्री सिस्टम में एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड है और दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड है। फाइनल अकाउंट मेथड में क्वेश्चन कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर तो आपके पास टैलीड अकाउंट गिवन है फिर तो अलग तरीके से करेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो अलग तरीके से गिवन है। टैलीड अकाउंट का मतलब अगर आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर गिवन है तो अलग तरीके से करना है, अलग सिस्टम को फॉलो करना है। और अगर आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर नहीं गिवन है तो हमारा जो सिस्टम रहेगा वो ये रहेगा कि जितने भी हमारे बैलेंसेस दिए हैं, चाहे ओपनिंग अकाउंट बैलेंसेस हैं चाहे क्लोजिंग अकाउंट बैलेंसेस हैं, उनको दो डिफरेंट लेजर में पोस्ट करना है और हर एक की डबल एंट्री करनी है। आपका ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन है वो मैच होता जाएगा। और अगर आपके पास टैलीड अकाउंट गिवन है, टैलीड अकाउंट का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर गिवन है, उसमें हमारा सिस्टम ये रहता है कि जो आपके पास अकाउंट बैलेंस है उसको सिर्फ एक जगह पोस्ट करना है और ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री करनी है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन आपको करने को दिए थे तो आपने बोला कि वो हो गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए यहां तक। लास्ट क्वेश्चन 9th है हमारा, हो गया है? कोई डाउट किसी क्वेश्चन में, किसी पॉइंट पर? चलिए अब हम एक क्वेश्चन यहां से करते हैं जिसमें हमारे पास टैलीड अकाउंट गिवन हो, यही वाला है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर गिवन है, देखिए इस क्वेश्चन को कर देते हैं। ये फाइनल अकाउंट का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर गिवन है। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ गिवन है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, तो आपने करना क्या है कि इस अकाउंट बैलेंसेस को आपने सिर्फ एक जगह पोस्ट करना है। जैसे वहाँ हर बैलेंस की पोस्टिंग दो जगह कर रहे थे या एक जगह होगी, और जितने भी ट्रांजैक्शन है उसकी डबल एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। उससे क्वेश्चन अगला भी सेम टाइप का है, और ये वाला जो क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर गिवन नहीं है, तो इसको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था। ठीक, तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करा देता हूं, जो आपको लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है वो करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th या 5th, बताइए कौन सा क्वेश्चन करना है? 2nd, 3rd, 4th और 5th में से कोई भी एक क्वेश्चन। सिस्टम सब में सेम ही फॉलो करना है हमने, कोई भी एक बोल दो, बताइए। लैग रेशियो बाद में देखेंगे, लैग रेशियो वाला 3rd। चलिए, हाँ हाँ, टैली करा दूं? ठीक है, ओके, ये टैली करा देता हूं आपको। मिस्टर ए रन, सारी करा दूं टैली? फिर एक करवा देता हूं, हो जाएगा, सफिशिएंट होगा। मिस्टर ए रन बिजनेस of ready-made garments. He closes the books of accounts on 31st March. The balance sheet as on 31st March 2011 was as follow. ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर गिवन है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आपके पास गिवन है। यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दी गई है। इसका सिस्टम यही होता है कि आपको हर इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, इन्होंने दूसरा तरीका फॉलो किया हुआ होता है, हमारे सारे लेजर बनाए नहीं होते हैं, अलग लेजर बनाए हुए होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये करके ही बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ही करना है, कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि उन्होंने सिस्टम अलग फॉलो किया होता है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनेगा नहीं, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3rd है।
जितने भी बैलेंसेस हैं सबके लेजर बनाने हैं। बताइए कौन कौन से बैलेंसेस हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर नहीं बनेगा, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट तो क्या हो गया, डेटर्स। स्टॉक अकाउंट नहीं बनता, स्टॉक अकाउंट को हमने सीधा ही ट्रेडिंग में दिखा देना है, उसका लेजर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं बनेगा। डेटर के बाद कौन सा लेजर है, कैश इन हैंड अलग है, कैश एट बैंक अलग अलग है। तो कैश की ट्रांजैक्शन आपको यहाँ अलग दी होंगी, और बैंक की ट्रांजैक्शन आपको अलग दी होंगी। और बताइए, बिल पेबल तो नहीं है, क्रेडिटर्स अकाउंट, और बस कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, वो सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाने को बोला है, एंड बैलेंस शीट। चलिए, जितने भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है ना, उनको आपने, क्योंकि ओपनिंग आपके पास स्टेटमेंट ऑफ ईयर गिवन है, तो वहाँ आपने एक लेजर में उसको पोस्ट करना है। तो बताइए कहाँ से शुरू करें। फर्नीचर का बैलेंस है ब्रॉट डाउन 40,000, एक ही जगह पोस्ट करना है, जो भी बैलेंस गिवन है डबल एंट्री नहीं करनी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। प्रीवियस केस में हम क्या कर रहे थे, हर बैलेंस को दो जगह डाल रहे थे ना, यहाँ बैलेंस को एक ही जगह डालना है क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर गिवन है। ट्रांजैक्शन की आपको डबल एंट्री करनी है। बताइए नेक्स्ट, स्टॉक डेटर बेटा बता दो पहले, ब्रॉट डाउन 1 लाख, देन कैश इन हैंड 28,000, then cash at bank to balance brought down 38,000. Next, creditors by balance brought down कितना 82. Opening stock 2,80,000। ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है, बताइए 4,04,000। अब आपने एक एक जगह इसको पोस्ट कर लिया। अब जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है आपने उस ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री कर देनी है। ठीक है, आइए बताइए कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। पहली ट्रांजैक्शन, His sale for the year ended 31st March 2002 was 2012 were 20% higher than the sale of the previous year, out of which 20% sale was cash sale. टोटल सेल पिछले साल 5 लाख की हुई थी, तो इस बार 6 लाख की होगी, है ना। प्रीवियस ईयर जो में सेल है, जो आपकी 5 लाख की यहाँ गिवन है,
कहता है कि करंट ईयर में ये 20% हायर होगी, यानी कि 6 लाख होगी। 6 लाख में से 20% सेल जो है वो कैश सेल है। ठीक है, लाइनें पढ़ देता हूँ एक बार, आगे जाके पता चलेगा कि सेल बैंक में गई है या कैसे गई है, एक बार पढ़ लेते हैं। पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन, परचेज की जितने भी ट्रांजैक्शन है वो चेक से पेमेंट किया आपने। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक। ठीक है, जो क्रेडिट कस्टमर से जो रिकवरी आ रही है वो बैंक के थ्रू आ रही है, ये जरूरी है क्योंकि यहाँ बैंक और कैश अकाउंट अलग अलग बने हैं। डेप्रीशिएशन जो है आपकी 10% चार्ज होगी। मिस्टर ए सेंट टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ, Mr. A sent to the bank the collection of the month at the last date of each month after paying salary of 2000 to the clerk, office expenses 1200 and personal expenses 500। ये पे करने के बाद जितने भी मंथली कलेक्शन होती थी वो बैंक में भेज दी जाती थी, यानी कि कलेक्शन कैश में होती थी और ये खर्चे भी कैश में पे किए जाते थे। इनको पे करने के बाद वट एवर अमाउंट इज लेफ्ट उसको बैंक में जमा कर दिया जाता था। यही है इसका मतलब, यानी कि कैश सेल कैश में हो रही है। ठीक है, और एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 डिस्क्लोज द फॉलोइंग। क्या बताया है? पेमेंट टू क्रेडिटर की है 3 लाख की, पासबुक यानी कि चेक से पेमेंट की है, रेंट की पेमेंट की है चेक से की है, कैश डिपॉजिट जो बैंक में हुआ वो 80,000 है। ठीक है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 2012, ये क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। ओके, और ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक, और कहता है 31 मार्च को जितना कैश कैशियर के पास कलेक्ट हुआ था वो लेके भाग गया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ओके, सबसे पहले कैश, ऑफ कोर्स अब हमें ये आइडिया लग गया कि जो सेल हुई है वो कैश में हुई है और जो डेटर से पेमेंट कलेक्ट हो रही है वो चेक से हो रही है। ठीक है, तो 20% सेल कैश सेल है और बाकी की सेल आपकी क्रेडिट है। तो 6 लाख की टोटल सेल होगी, 6 लाख का 20% अगर आप देखोगे 1,20,000 और 80% आपकी क्रेडिट सेल है। तो पहले सेल डाल देते हैं, हर चीज़ की डबल एंट्री होगी, तो इधर डाल दें पहले कैश सेल। टू सेल्स 6 लाख का 20% 1,20,000 और क्रेडिट सेल डेटर्स में 2 क्रेडिट सेल 4,80,000, दोनों को मिला के ये आपकी कैश सेल बन जाएगी, यहाँ बाय सेल बन जाएगी यहाँ पर। $1,20,000 ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। डबल एंट्री कर दी हमने पहली ट्रांजैक्शन की। पेमेंट फॉर ऑल द परचेसेस वर मेड बाय चेक, इसका तो भी फिलहाल कुछ नहीं करना, ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली, ये भी हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे। डेप्रीशिएशन फर्नीचर की 10% पर एनम है, डेप्रीशिएशन लगा देते हैं। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस डेप्रीशिएशन लगेगी ओपनिंग बैलेंस पर बाय डेप्रीशिएशन 40,000 है, तो 40,000 के ऊपर 10% आएगा आपका 4,000, और डेप्रीशिएशन को आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन पॉइंट हो गया। मिस्टर ए सेंट टू बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ at the last date of each month after paying salary of 2,000 to the clerk, office expenses 1,200 and personal expenses 500। तो ये तीनों चीज़ें कैश पे से पे हो रही हैं, तो पे करते हैं। 2,000 क्लर्क की सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 है और ये ड्राइंग्स होगी।
तो तीनों मंथली हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी सैलरी कितनी होगी, कैश में पे करेंगे, $24,000 सैलरी होगी बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 14,400 बाय ड्राइंग्स 6,000। इनको हम ट्रेडिंग पीरियड में भी ले जाएंगे डबल एंट्री करने के लिए। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 14,400, ठीक है। और तीसरी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। आपको जब भी पेपर में कोई चीज कटिंग करनी हो तो ऐसे नहीं करना, बस एक लाइन मार दो ऊपर, वो नहीं कट करना, ऐसे कांटे नहीं मारने। हाँ जी, ड्राइंग्स कितनी है आपकी, ओके। उससे पेपर गंदा नहीं लगता है, कटिंग है लेकिन गंदा नहीं लगेगा। चलिए, ये 5वां पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। जो पॉइंट की ट्रीटमेंट पता चलती है वो करते जाओ, और जो नहीं है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद कहता है कि पासबुक में जो जानकारी दी है वो ये है कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 3 लाख की। तो आइए पहले ये कर लेते हैं, क्रेडिटर टू बैंक। और बैंक में बाय क्रेडिटर्स, अगली ट्रांजैक्शन किस चीज की है, आपने रेंट पे किया है अप टू 31 मार्च 2012, 16,000 का रेंट पेमेंट है। बाय रेंट, और ये रेंट पीएडएल में भी जाएगा। नेक्स्ट, और क्या पे किया है, कहते हैं कि हम लोगों ने कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर 80,000। उन्होंने बोला ना कि मंथली कलेक्शन जितनी भी होती है उसमें से मंथली खर्चे माइनस करके वट एवर अमाउंट इज लेफ्ट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो वो बताया उन्होंने 80,000 डिपॉजिट हो गया। हालांकि लास्ट महीने का तो डिपॉजिट नहीं हुआ, वो तो लेके भाग गया, वो बाद में देखेंगे, लेकिन डिपॉजिट जितना हुआ उसकी एंट्री कर देते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री होगी बैंक टू कैश, ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑन द इवनिंग ऑफ 30, अच्छा ये क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है स्टॉक के, डेटर के एंड क्रेडिटर्स के। स्टॉक, डेटर एंड क्रेडिटर्स। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000। इनको तो 2 जगह पोस्ट करना है। ओपनिंग कौन सी सेल, अच्छा ये वाली, उसके बाद इनको तो 2 जगह पोस्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग वालों को, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर वाले बैलेंस को एक जगह पोस्ट करना है। सिंपल सा कारण है, क्योंकि ओपनिंग बनी हुई है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर। अगर मान लीजिए आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर ना बनी हुई होती तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को 2 जगह, डबल जगह पोस्ट करना पड़ता, ठीक है। इसलिए वहां पे हर बैलेंस को 2 जगह पोस्ट करते थे, क्योंकि ओपनिंग भी नहीं बनी हुई है।
यहाँ तो ओपनिंग को एक जगह पोस्ट करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस है उनकी तो डबल एंट्री ही करनी पड़ेगी, ठीक है, और ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया और क्रेडिटर का भी दिया है ना। तो क्रेडिटर का देखो कितना, अच्छा डेटर का रह गया ना, बैलेंस शीट में भी तो दिखाएंगे डेटर, कितना डेटर का बैलेंस, 1,20,000। क्रेडिटर्स टू बैलेंस कैरी डाउन 1,46,000। इसका दूसरी पोस्टिंग जो होगी वो बैलेंस शीट में होगी। स्टॉक बैलेंस कैरी डाउन बताइए, और स्टॉक बैलेंस शीट में भी जाएगा। और बच के आ गया, बस वही है कि वो जो कैशियर है वो पैसे लेके भाग गया, वो बाद में देखते हैं। अब आप देखो ये वाली ट्रांजैक्शन पेमेंट फॉर ऑल द परचेज चेक के द्वारा हुई है, और गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक। ये दो ट्रीटमेंट रहती हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस के ऊपर बाकी की इन्फॉर्मेशन निकलेगी। डेप्रीशिएशन वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट भी हो गया। ओके, सारा पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको क्लोज करते हैं जो बचे हुए हैं, शुरू से देखते हैं। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, $36,000, और फर्नीचर बैलेंस शीट में भी जाएगा। $36,000। उसके बाद फर्नीचर के बाद आता है डेटर्स। डेटर में क्रेडिट सेल ऑलरेडी पता है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, तो बाय चेक, चेक से मिला है, बाय बैंक 4,60,000, तो बैंक में 2 डेटर्स। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेमेंट फॉर ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक, ऑल द परचेजेस मेड बाय चेक, यानी कि सारी की सारी परचेज जो है वो आपकी क्रेडिट होंगी, कैश परचेज नहीं होगी, मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं है। पेमेंट फॉर ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक, गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक। ये वाला ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड पॉइंट का रिलेवेंस, अब पेमेंट हम लोगों ने सारी की सारी चेक द्वारा की है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्रेडिटर का खाता है उससे जो आएगा वो टोटल परचेज आ जाएगी आपकी, ठीक है, और क्रेडिटर को आपने 3 लाख ऑलरेडी पे कर रखा है, इसका मतलब ये है कि कोई कैश पेमेंट नहीं है, तो सारे के सारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। परचेजेस आ जाएंगी, बताइए कितनी, हाँ जी, और क्रेडिट परचेज ट्रेडिंग में भी आएगी, ठीक है। अब बच गए कैश और बैंक। कहता है कि कैश वो बंदा लेके चोरी भाग गया, तो जो इसका डिफरेंस आएगा वही है वो लेके भाग गया ना, तो बताओ कितना, सारी ट्रांजैक्शन तो हो गई हैं। क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए था, 23,600 था, वो सारे का सारा 31 मार्च को जितना भी हमारे पास कैश बैलेंस था कहते वो लेके भाग गया। तो 31 मार्च को जितना बैलेंस था 23,600 था, वो बंदा जो कैशियर है वो लेके भाग गया, ठीक है। ओके, तो ये आप लॉस दिखाओगे, तो लॉस P&L में भी जाएगा,
कितना 23,000, और उसके बाद आपके पास बैंक बच गया और बैंक का आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है। हाँ जी, 2,62,000। उसके बाद ट्रेडिंग में से जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बताइए कितना आया जीपी, 1,16,000। टू नेट प्रॉफिट, और यहां आ जाएगा नेट प्रॉफिट। $4,32,000, और इस तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है मैच कर जाएगी। चेक कर लो मैच करके, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इजी था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन इजी हैं, अगर आप तरीके से करोगे तो हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरी टाइप का क्वेश्चन होता है लैग रेशियोज। लैग रेशियोज बेसिकली क्या होती है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये देखिए, लैग रेशियोज इस तरीके की रेशियोज गिवन होती हैं क्वेश्चन में। आपके पास स्टॉक होल्डिंग पीरियड गिवन होगा, डेटर कलेक्शन पीरियड हो सकता है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड होता है। यही तीन मेन चीज होते हैं। आपके पास स्टॉक होल्डिंग पीरियड होगा क्वेश्चन में, आपके पास डेटर कलेक्शन पीरियड होगा, या आपके पास क्रेडिटर पेमेंट पीरियड होगा। बेसिकली इस इंफॉर्मेशन से हम लोग परचेज, क्रेडिट परचेज या सेल कैलकुलेट कर लेते हैं, और कोई इसका यूज नहीं होता। स्टॉक होल्डिंग पीरियड को हम स्टॉक वेलोसिटी भी बोलते हैं, क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड को हम डेटर वेलोसिटी भी बोलते हैं, और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड को अगेन हम लोग क्रेडिटर वेलोसिटी भी बोलते हैं। अब इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, अब समझो। स्टॉक होल्डिंग पीरियड का मतलब ये हो गया कि आपके पास स्टॉक कितनी देर का होल्ड होता है। तो अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पता है ना, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने दिनों का स्टॉक होल्ड है। क्योंकि इन्होंने बोला ना स्टॉक होल्डिंग पीरियड सपोज करो 30 डेज है, इसका मतलब 30 दिन की कंजम्पशन जो है, 30 दिन की कंजम्पशन आपके स्टॉक में पड़ी हुई है। तो वहां से आपको 360 दिन की कंजम्पशन पता चल जाएगी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक पता होगा, परचेज निकल जाएगी। ऐसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसका। उसके बाद डेटर कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है। डेटर कलेक्शन पीरियड का मतलब ये हो गया कि कितने दिनों का आप उधार देते हो। अब मान लीजिए डेटर कलेक्शन पीरियड आपका 50 डेज है और अमाउंट ऑफ डेटर है 5 लाख क्लोजिंग, तो इसका मतलब 50 दिन का उधार क्लोजिंग डेटर्स है। डेटर कलेक्शन पीरियड का मतलब यही होता है ना कि आप डेटर्स को कितने समय का उधार दे देते हो, कितने समय बाद वो पेमेंट करते हैं आपको। तो अगर आप 50 दिन डेटर कलेक्शन पीरियड है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो क्लोजिंग डेटर है वो 50 दिन की सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। अब बोलोगे कि ये 50 दिन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास 10 दिन है साल में, आपका डेटर कलेक्शन पीरियड है 3 डेज, कि आप 3 दिन का उधार देते हो। तो आप मान लीजिए रोज 100 रुपए की सेल कर रहे हो, 10 दिन है, तो मतलब इसका ये हुआ कि आप रोज 100 रुपए की सेल कर रहे हो।
डेटर कलेक्शन पीरियड 3 days, तो कैश कलेक्टेड जो आएगा यहां से शुरू होगा। पहले दिन कोई कैश कलेक्टेड नहीं होगा क्योंकि पहले दिन का तो उधार है, 3 दिन बाद ही कलेक्शन होगी। सेकंड, आपके 100 रुपीज की सेल फिर से कर दी, 3 दिन का आपको उधार पीरियड दिया है, तो ये पेमेंट भी नहीं करेगा अभी, तीसरा वाला भी पेमेंट नहीं करेगा। तो यहां पर चौथे दिन जो पेमेंट हो जाएगी ना, पहले वाले की आ जाएगी, फिर अगले दिन जो पेमेंट होगी वो सेकंड वाले की आ जाएगी, फिर नेक्स्ट 6 दिन जो पेमेंट होगी वो थर्ड वाले की आ जाएगी, फोर्थ दिन में जो 7 डे में पेमेंट होगी वो फोर्थ वाले की आएगी, जो 8th डे में पेमेंट मिलेगी वो 5th वाले की आएगी। ऐसे करते करते जो 9th दिन में 100 आएगा वो 6th वाले का आएगा, जो 10th डे में आएगा वो 7th वाले का आएगा। आपके क्लोजिंग डेटर्स क्या हैं? क्लोजिंग डेटर में आपके पास 8th 9th 10th की सेल होगी 300। डेटर कलेक्शन पीरियड क्या था? 3 दिन, तो यानी कि 3 दिन की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो 3 दिन की सेल ही रिप्रेजेंट हो रही है इससे। जितनी पीरियड का कलेक्शन होता है ना, तो डेटर उतने, क्लोजिंग डेटर की बात कर रहा हूं, आपके क्लोजिंग डेटर 300 आएंगे, उतने जो क्लोजिंग डेटर होते हैं उतने पीरियड की सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास डेटर कलेक्शन पीरियड 50 डेज का है और अमाउंट ऑफ डेटर्स आपके पास 5 लाख है, इसका मतलब 50 दिन की सेल 5 लाख है, तो 360 दिन की सेल निकल आएगी, कैश और क्रेडिट दोनों को मिला के। सॉरी, क्रेडिट सेल निकल आएगी, नॉट कैश, क्रेडिट सेल निकल आएगी। इस तरीके से ये रेशियो यहाँ यूज हो जाती है। सिमिलरली अगर आपके पास क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड गिवन है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का मतलब ये होता है कि कितना समय लेते हो आप पेमेंट करने में, कितना समय लेते हो आप पेमेंट करने में। तो मान लीजिए 100 डेज की आपकी क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है, मतलब आप अपने क्रेडिटर को 100 दिनों बाद पे कर देते हो, 100 डेज के बाद वो क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाती है। और मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स 10 लाख के हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 100 दिनों की क्रेडिट परचेज आपकी 10 लाख की। और अगर आपको 100 दिनों की क्रेडिट परचेज 10 लाख है ना, तो उससे आपको 360 दिनों की क्रेडिट परचेज निकल आएगी, कैश परचेज की जानकारी दी होगी। इस तरीके से ये रेशियोज यूज हो जाती हैं, कोई भी चीज मिसिंग होती है उसको कैलकुलेट करने में। अब आप देखो, स्टॉक होल्डिंग पीरियड मैंने एक एक करके बताया भी हुआ है। इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक, और अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन हुआ है तो कंजम्पशन निकालने में काम आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है? आप देखिए, जितनी भी आपकी कंजम्पशन होगी वो 360 दिनों की होगी, है ना। और अगर मान लो 50 दिनों का आपका स्टॉक होल्डिंग पीरियड है, तो 50 दिनों की स्टॉक निकाल लो, वही आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन इनटू स्टॉक होल्डिंग पीरियड कितना है, डिवाइड बाय 360 डेज, 52 वीक्स और 12 मंथ, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से आपका स्टॉक होल्डिंग पीरियड से आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे। और एक बात, अगर आपको ये भी गिवन है और अगर आप ये भी गिवन है, सॉरी ये भी गिवन है, तो ये निकाल लोगे, कंजम्पशन भी निकाल सकते हो। तो मतलब स्टॉक होल्डिंग पीरियड से दो चीजें कैलकुलेट हो सकती है, अगर तो कंजम्पशन गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, और अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो आप कंजम्पशन निकाल सकते हो। और अगर ओपनिंग भी गिवन होगा तो टोटल परचेज आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, कंजम्पशन आपने निकाल ली तो परचेज आ गई, ठीक। उसके बाद इफ स्टॉक होल्डिंग पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। कई बार स्टॉक टर्नओवर रेशियो देते हैं, स्टॉक होल्डिंग पीरियड देते ही नहीं है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि साल में आप कितनी बार स्टॉक को टर्न कर देते हो, मतलब बेच देते हो। इससे ये निकल आता है कि एक बार में कितना स्टॉक आप खरीदते हो, एक बार में आपके पास स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकल आता है। सपोज करो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स का मतलब ये हो गया ना कि 5 बार आप स्टॉक को खरीद के बेच देते हो। तो अगर आप 5 बार स्टॉक को खरीद के बेचते हो तो 360 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 120 दिन का स्टॉक आप एक बार खरीदते हो। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड आ गया वहां से, ठीक है। स्टॉक होल्डिंग पीरियड वहां से आ जाता है कि अगर आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो वहां से भी हम लोग स्टॉक होल्डिंग निकाल सकते हैं।
स्टॉक टर्नओवर का मतलब समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। स्टॉक टर्नओवर का मतलब होता है कि आप कितनी बार स्टॉक खरीदते हो साल में। अगर मान लीजिए 10 टाइम स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, इसका मतलब आप 10 बार माल खरीदते हो साल में और कंज्यूम करते हो। और अगर आप 10 बार साल में माल खरीदोगे तो साल में होते 360 दिन, तो एक बार में आप 36 दिनों का स्टॉक खरीदोगे, तो 36 दिनों का आपका स्टॉक होल्डिंग पीरियड हो जाएगा, वही आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली ये मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डेटर कलेक्शन पीरियड है। वैसे तो मैंने बता दिया है कि इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग डेटर और क्रेडिट सेल इफ क्लोजिंग डेटर इज गिवन, ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर कलेक्शन पीरियड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। क्लोजिंग डेटर कैसे निकलते हैं आपके पास, क्लोजिंग डेटर कैसे निकलते हैं, टोटल क्रेडिट सेल है, पूरे साल की क्रेडिट सेल है। अगर आप 60 दिन का उधार दे रहे हो तो भाई 360 दिन की क्रेडिट सेल गिवन है, तो 60 दिन की क्रेडिट सेल निकल आएगी, वो आपके क्लोजिंग डेटर आ जाएंगे, ठीक है, वहां से आ जाएंगे। और मान लीजिए अगर आपके पास क्लोजिंग डेटर गिवन है, आपको क्रेडिट सेल निकालनी है, तो वहां से भी निकल आएगा। क्लोजिंग डेटर मान लीजिए वही आ गया 5 लाख, और आप उधार देते हो 30 दिन का, तो वो जो 5 लाख के क्लोजिंग डेटर है वो 30 दिन की क्रेडिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 360 दिन की क्रेडिट सेल निकल आएगी वहां से। 30 दिन की क्रेडिट सेल अगर 5 लाख है तो 360 दिन की क्रेडिट सेल आसानी से वहां से निकल आएगी। क्लियर है। और मान लीजिए अगर आपके पास डेटर कलेक्शन पीरियड ना गिवन हो, तो डेटर टर्नओवर रेशियो से हम डेटर कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लोगे डेटर टर्नओवर रेशियो, वही बात है कि 20 टाइम्स है। डेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि डेटर कितनी बार आपकी बिजनेस में टर्न करता है, मतलब वो वापस आता है और माल खरीदता है, कितनी बार खरीदता है। मान लीजिए हमारे पास एक ही डेटर है, ऑन एन एवरेज ना एक ही डेटर के लिए निकाल देते हैं ये डेटर टर्नओवर रेशियो। एक ही डेटर है और उसकी डेटर टर्नओवर रेशियो है 20 टाइम्स। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक बार में 18 दिनों का माल खरीदता है, 18 दिनों का उधार लेके चला जाता है, अगली बार आता है, फिर पेमेंट करता है, फिर 18 दिनों का उधार लेके चला जाता है। तो आपकी जो डेटर कलेक्शन पीरियड होगा ना, वो 18 दिनों का होगा। अगर 20 टाइम्स वो आ रहा है आपकी दुकान के ऊपर, तो 20 टाइम्स दुकान पे आने का मतलब ये हो जाता है कि वो एक बार में 18 दिनों का माल खरीद के लेके जाता है। तो आपके जो क्लोजिंग डेटर है वो 18 दिनों की सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड आपका 18 दिन का हो गया, तो वहां से भी आप क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकते हो अगर आपको क्रेडिट सेल गिवन है, और अगर आपके पास क्लोजिंग डेटर भी निकाल सकते हो अगर क्रेडिट सेल गिवन है, और अगर आप क्लोजिंग डेटर पता है तो आप क्रेडिट सेल भी निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है आपके पास क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का मतलब ही वो है कि कितने दिनों बाद आप पे करते हो। ये भी आपको आप क्लोजिंग क्रेडिटर निकालने में मदद करते हैं या क्रेडिट परचेज निकालने में मदद करते हैं अगर क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है। इसका मतलब ये होता है कि कितने दिनों बाद आप अपने उधार की पेमेंट करते हो, कितने दिनों बाद अपनी उधारी चुकाते हो, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है। अगर ये 100 डेज है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो क्लोजिंग क्रेडिटर है वो 100 डेज की परचेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर 100 डेज की परचेज क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, तो पूरे साल की परचेज कितनी होगी, क्रेडिट वाली निकल जाएगी। और मान लीजिए अगर आपके पास साल की परचेज पता है तो क्लोजिंग क्रेडिटर निकल जाएगा, क्योंकि साल की परचेज 360 दिनों की है और आपको 100 दिनों की परचेज चाहिए, तो 360 दिनों की परचेज गिवन है, 100 दिनों की कितनी होगी, वो निकल जाएगी, वो क्लोजिंग आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे। और मान लीजिए आपको क्रेडिटर पेमेंट पीरियड पता नहीं है, तो क्रेडिटर टर्नओवर पता होगा। क्रेडिटर टर्नओवर का मतलब होता है कि आप कितनी बार पेमेंट करते हो साल में, और मान लीजिए वो 5 टाइम्स है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, फॉर एग्जांपल इट्स 5 टाइम्स। इसका मतलब आपका क्रेडिटर पेमेंट पीरियड 72 डेज का है। अगर साल में आप 5 बार पेमेंट करते हो ना, तो एक बार में आप 72 दिनों का सामान खरीद लाते होगे। 5 बार अगले की दुकान में जाते होगे तभी 5 बार पेमेंट करते होगे, तो वहां पे आपका क्रेडिटर पेमेंट पीरियड आपका 72 डेज है। 72 डेज आपको पता लग गया। अगर आपके पास
क्लोजिंग क्रेडिटर पता है तो क्रेडिट परचेज निकल जाएगी, और अगर क्रेडिट परचेज पता है तो क्लोजिंग क्रेडिटर निकल जाएंगे। इस तरीके से लैग रेशियोज का इस्तेमाल होता है। बाकी चीज़ें सेम है, बाकी चीज़ें सेम क्या मतलब, अगर आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर गिवन नहीं है तो आपको डबल ओपनिंग की डबल एंट्रीज करनी है, क्लोजिंग की भी डबल एंट्री करनी है, डबल जगह पोस्ट करना है, और ट्रांजैक्शन की डबल एंट्रीज करनी है। और अगर आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर गिवन है तो ओपनिंग के बैलेंसेस एक ही जगह पोस्ट होंगे, क्लोजिंग के डबल हो जाएंगे, और ट्रांजैक्शन की डबल एंट्रीज हो जाएगी। बाकी चीज़ें सेम है। लैग रेशियोज तो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको निकालने में मदद करेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में होते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सिंगल एंट्री में दो पार्ट्स में चैप्टर बना हुआ है। एक में हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फेयर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई जानकारी होती नहीं है ट्रांजैक्शन की। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के कंपेयर कर लेते हैं, और कंपैरिजन करके हम कुछ एडजस्टमेंट करके ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल की, तो हम लोग उसका जो उस पीरियड का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और अगर हमारे पास जानकारी है तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की जगह हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड फॉलो कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट मेथड किस तरीके से फॉलो होगा ये डिपेंड करेगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी है। क्या आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो चुप करके जो ओपनिंग बैलेंस है उसको दो बैलेंसेस में पोस्ट कर दो, दो लेजर में, क्लोजिंग को भी दो लेजर में पोस्ट करो, ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री कर दो, उनको मैच कर लो, मैच कर जाएगा। पहले वर्किंग नोट बनेगा, फिर ट्रेडिंग पीरियड है, फिर बैलेंस शीट। और अगर आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर गिवन है तो ऐसे केस में ओपनिंग के बैलेंसेस एक जगह पोस्ट होंगे, और क्लोजिंग के बैलेंसेस अगर गिवन है तो, वैसे गिवन नहीं होते, अगर गिवन होंगे तो उसकी डबल जगह पोस्टिंग होगी और ट्रांजैक्शन की डबल एंट्रीज होंगी, और अपने आप पहले वर्किंग नोट बन जाएगा और एंड में जाकर आपका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बन जाएगा। और अगर लैग रेशियोज गिवन है तो वो आपको डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक की होंगी, तो वहाँ से आपके अगर स्टॉक नहीं पता या कंजम्पशन नहीं पता, क्रेडिट सेल नहीं पता या क्लोजिंग डेटर नहीं पता, क्रेडिट परचेज नहीं पता या क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं पता, वो निकल जाएंगे। बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बट जैसे कि आपने कहा कि आप लोग खुद करो तो ज़्यादा बेटर इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर कल आपका कोई टेस्ट नहीं है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, देखो उसके तो कर ही लिया आपने, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चंस हैं, 5 में से एक कर लिए 4, वैसे तो 6 है, बट पहला क्वेश्चन तो बड़ा छोटा है, ये वाला सिंपल है, ये तो बच गए 5 में से एक कर लिया, बचे 4। ये चारों क्वेश्चंस आप कल ट्राई करके आइए, कोई डाउट होगी तो डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर पेपर में आपको मालूम है आता है, और अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो गलती नहीं होगी इसमें, और गलती नहीं होगी तो नंबर आ जाएंगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो चारों क्वेश्चंस आप कल करके लाइए, और मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। कल हम कोई और चैप्टर, हमारे 3 चैप्टर बचे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। AS 13 करेंगे पहले, और AS 13 के बाद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे, और एक हमारा इंश्योरेंस क्लेम और एक हायर परचेज। ये 3 चैप्टर बचे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 10-12 दिन और लगेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 5-10 दिन लगा देंगे, ठीक है जी। तो आज इतना ही, थैंक यू।